शिक्षक मित्रों नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं की इस कक्षा में गणित का एक पाठ लेकर उपस्थित हुए हैं। आपकी पाठ्य पुस्तक में सबसे पहला पाठ है दो अज्ञात राशियों के समीकरण या दो चरों वाले समीकरण। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर एस.एन. प्रसाद साहब, जिन्होंने आपको दो क्लासें ली हैं अब तक और इन दो कक्षाओं में गणित की मूलभूत संक्रियाओं को समझाने का प्रयास किया है। शिक्षक मित्र ऐसा कह सकते हैं कि कक्षा 10वीं में इन मूलभूत संक्रियाओं को समझाने की क्या आवश्यकता थी। मेरा कथन यह है कि मैंने पिछली साल झाबुआ जाकर यह अनुभव किया कि बच्चे जो हमारे कक्षा 8वीं से आते हैं उनकी गणित की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि वो मूलभूत संक्रियाओं को ठीक तरीके से नहीं समझ पाते हैं। ऋण का चिन्ह कहाँ लगना चाहिए, ऋण में ऋण का गुणा करेंगे तो धन क्यों हो जाता है, धन में धन का गुणा करने से धन ही क्यों रहता है, ऋण में धन का गुणा करने से वो ऋण क्यों हो जाता है, या धन में ऋण का गुणा करने से वह ऋण क्यों हो जाता है। ये बात उनको समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है और यह जो दिक्कत है आगे चलकर बड़ी भारी समस्या बन जाती है। जहाँ भी कोष्ठ से पहले ऋण का चिन्ह हो और कोष्ठ की संख्याओं के भीतर धन और ऋण के चिन्ह हो तो कोष्ठ हल करते समय वो गलतियां कर देते हैं। सारा प्रश्न वो जानते हैं, सारा प्रश्न सही कर लेते हैं, लेकिन ऋण और धन के चिन्ह की गलती के कारण उनका सारा प्रश्न गलत हो जाता है और परीक्षा में उन्हें अंक नहीं मिल पाते हैं। ऐसा अनुभव गत वर्ष झाबुआ के दौरे के समय मुझे हुआ था। इसलिए मैंने डॉक्टर एस.एन. प्रसाद साहब से ये निवेदन किया था कि हमारे बच्चों को आप कम से कम 2 पीरियड ऐसी बातें बताएं जो गणित के मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित हों और जिससे आगे चलकर वे ये गलतियां बड़ी कक्षा में न दोहराएं। आप जानते हैं कि गणित का परीक्षाफल कक्षा 10वीं का विगत वर्षों में अच्छा नहीं रहा। हमें हर्ष है कि झाबुआ जिले ने हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप काम करके अपने परीक्षाफल को बहुत अधिक बढ़ाया है। जहां उनका परीक्षाफल 2004 का 22 या 23% था, वहीं जाकर 2005 का परीक्षाफल 39% हो गया है। हम झाबुआ जिले के शिक्षक मित्रों को और वहां के प्रशासन को बधाई देते हैं और आशा करते हैं कि इसी प्रकार से वो प्रयास करते रहेंगे। हम भी प्रयास कर रहे हैं और झाबुआ का रिजल्ट हम 60% से ऊपर ले जाएंगे। आइए चर्चा करते हैं डॉक्टर एस.एन. प्रसाद साहब से, जो दो चरों वाले रैखिक समीकरण के ऊपर आपसे चर्चा करेंगे। डॉक्टर प्रसाद। थैंक यू सर। सम्मानीय शिक्षक साथियों एवं प्रिय विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में अर्थात कक्षा 9वीं में आपने एक चर राशि वाले रैखिक समीकरणों को हल करना सीखा होगा। आज हम दो चरों वाले रैखिक समीकरणों को हल करना सीखेंगे। दो चरों वाला रैखिक समीकरण कक्षा 10वीं के इकाई क्रमांक 1 में रखा गया है और माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षा की दृष्टि से इसका अधिभार 10% है, अर्थात इस इकाई से 10 अंक के प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। इससे पहले कि हम दो चरों वाले रैखिक समीकरणों को हल करना सीखें, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर लें। जैसे समीकरण से क्या अभिप्राय है। बच्चों, समता के ऐसे कथन जिसमें चर एवं अचर राशियां शामिल होती हैं उन्हें हम समीकरण कहते हैं। डॉक्टर प्रसाद, समीकरण में जैसे आपने कहा कि समता के ऐसे कथन जिसमें चर और अचर राशियां सम्मिलित होती हैं। जी सर। इसमें मेरे ख्याल से
बराबर का चिन्ह लगा होता है और उसके दो पक्ष होते हैं। जी सर। एक पक्ष दायां पक्ष कहलाता है और दूसरा बायां पक्ष कहलाता है। जी हाँ। और उनके बीच में समता का निशान होता है, चिन्ह होता है। और समीकरण का अभिप्राय, एक अगर हम इसका उदाहरण व्यवहारिक जीवन से जोड़ना चाहें तो बिल्कुल तराजू की तरह। जी। जिस तरह से तराजू में दो पलड़े होते हैं, हाँ। और एक पलड़े पर हम वस्तु रखते हैं, दूसरे पलड़े पर हम बाट रखते हैं। जी। और यदि हम वस्तु की मात्रा चाहें, वस्तु का भार देखना चाहें, हाँ। तो जितना पलड़ा दूसरे पलड़े पर वजन रखने से, बाट रखने से हाँ। वस्तु की मात्रा, वस्तु का भार अगर संतुलित हो जाए, यानी तराजू की डंडी संतुलित हो जाए, तो हम ये कहते हैं कि बाटों की संख्या या बाटों का परिमाण ही उस वस्तु का भार हुआ। हाँ। यहाँ पर डॉक्टर प्रसाद, जो वस्तु है वो अज्ञात राशि के रूप में हो गई। जी सर। और बाट ज्ञात राशि के रूप में हो गई। और जब वो संतुलित हो जाएंगे, जी हाँ, तो ज्ञात राशि और अज्ञात राशि दोनों के बराबर हो जाएगी और इस तरीके से उसका मान निकल आए। इस तरह से समीकरण समता के उस कथन को कहते हैं जिसमें चर राशियां एवं अचर राशियां शामिल होती हैं। जैसे उदाहरण के लिए 3x - 2 = 7 या x + b = c, जहां a b c सभी अचर होंगी और a शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से ये सरल समीकरण भी इसे हम कहते हैं या एक चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। आइए अब हम दो चरों वाला रैखिक समीकरण देखें, यह कैसा होता है। डॉक्टर साहब, आपने बार बार एक शब्द दोहराया है, रैखिक समीकरण। जी सर। मैं ये चाहता हूं कि आप ये बता दें कि इसको हम रैखिक समीकरण क्यों कहते हैं। ये बहुत अच्छा प्रश्न किया सेंगर साहब आपने। रैखिक समीकरण ऐसा समीकरण जिसका यदि ग्राफ खींचा जाए और उससे प्राप्त ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त हो, उसे हम रैखिक समीकरण कहते हैं। इसीलिए आप इसको रैखिक समीकरण कह रहे थे। जी हाँ। तो बच्चों, अभी आपने डॉक्टर प्रसाद से सुना कि एक ऐसा समीकरण जिसका ग्राफी निरूपण किया जाए तो उससे हमें एक सरल रेखा प्राप्त हो, ऐसे समीकरण को हम रेखीय समीकरण कहते हैं। ये रेखीय समीकरण एक अज्ञात राशि से युक्त भी हो सकता है और दो अज्ञात राशियों से भी युक्त हो सकता है। एक अज्ञात राशि के समीकरण जो सरल समीकरण कहलाते हैं, वो कक्षा 9वीं में आप पढ़ चुके हैं और इस साल आपके पाठ्यक्रम का पहला पाठ दो अज्ञात राशियों के समीकरण का है, जो रेखीय समीकरण हैं। अगर उनका ग्राफी निरूपण आप करेंगे तो उनसे आपको एक सरल रेखा प्राप्त होगी। अब आइए चर्चा करते हैं डॉक्टर। दो चरों वाले रैखिक समीकरण। दो चरों वाले रैखिक समीकरण अर्थात ऐसा समीकरण जिसमें दो चर शामिल हों या दो चर अज्ञात हों, उसे हम दो चरों वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए इस प्रकार का समीकरण देखिए, टैली टॉप पे x + y = मान लीजिए कि 5 है। ये दो चर हैं, इसमें एक x और y, और दोनों चर अज्ञात हैं। ऐसे समीकरण को हम दो चरों वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। जी। दो चरों वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए हमें एक युग्म की आवश्यकता होती है, समीकरण की एक जोड़े की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब ये कि एक ही समीकरण से जी हम दो अज्ञात राशियों का मान नहीं ज्ञात कर सकते। इसलिए इसे हल करने के लिए दो रेखीय समीकरणों की आवश्यकता होती है, और चूंकि ये दो समीकरणों का युग्म बनता है, इसलिए इसे युगपत समीकरण कहते हैं। युगपत समीकरण या समीकरण निकाय, यानी दो पदों वाला, यानी दो अज्ञात राशि वाली समीकरणों को हल करने के लिए दो समीकरण कम से कम होना आवश्यक है। आगे चल करके ये बच्चे तीन अज्ञात चरों वाले समीकरण भी पढ़ेंगे और उसके लिए हल करने के लिए उन्हें तीन समीकरण की आवश्यकता होगी। तो अभी हम दो चरों वाले रैखिक समीकरणों को हल करना देखते हैं। आइए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक समीकरण है, टैली टॉप पे देखें। हमारे पास एक प्रश्न है, x + y = 5 और x - y = 1। ये समीकरण निकाय है, इसे हम युगपत समीकरण कहेंगे क्योंकि इसमें दो पद अज्ञात हैं और दोनों पदों का मान हमें ज्ञात करना है। इस समीकरण को हम पहले हल करने के लिए विलोपन विधि का उपयोग करेंगे।
समीकरण निकाय को हल करने की बहुत सी विधियां हैं, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, बज्रगुणन विधि और ग्राफ विधि। लेकिन आज हम विलोपन विधि पर सबसे पहले चर्चा करेंगे कि विलोपन विधि से किस प्रकार युगपत समीकरण को हल किया जाता है। विलोपन का अर्थ है विलुप्त करना या छुपाना, इल्यूमिनेट करना। हम समीकरण निकाय में से दो पद जो होते हैं, दो चर जो होते हैं, पहले हम उसमें से एक चर को छुपा देते हैं, विलुप्त कर देते हैं और दूसरे चर का मान हम सरल समीकरण प्राप्त करके ज्ञात कर लेते हैं। फिर जब दूसरे चर का मान ज्ञात हो जाता है तो उस चर का मान किसी एक समीकरण में पुनर्स्थापित करके, प्रतिस्थापित करके हम पहले चर का मान ज्ञात कर लेते हैं। आइए प्रक्रिया देखें किस प्रकार संपन्न होती है। पहला समीकरण है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। दूसरा x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। इसे विलोपन विधि से इस समीकरण को हल करना है। यदि हम समीकरण एक में से समीकरण एक और यदि समीकरण 2 को हम जोड़ें तो हम देखते हैं कि y का चिन्ह जो ऊपर के समीकरण में प्लस है, नीचे की समीकरण में ऋण है, एक में धन है, ऋण में है। जोड़ने से ये y का पद जो है वो कैंसिल हो जाता है, निरस्त हो जाता है। और इस प्रकार जोड़ने के बाद x और x ये जुड़कर 2x प्राप्त होते हैं बाएं पक्ष में, और इसी तरह से दाएं पक्ष में 5 और 1 का जोड़ 6 प्राप्त हुआ। इस प्रकार ये सरल समीकरण प्राप्त हुआ 2x इज इक्वल टू 6। अब यदि हम x का मान ज्ञात करना है तो x का गुणांक, जिसे कि हम 2 कहते हैं, जो कि यहाँ 2 है, यानी चर के साथ किसी अचर का जो गुणा होता है उसे गुणांक कहते हैं। जैसे कि पिछले कक्षा में हमने इसे बताया था, यहाँ x का गुणांक 2 है। इस 2 को यदि हम दाएं पक्ष की ओर पक्षांतरण करें तो ये 6/2 हो जाएगा, अर्थात 6/2 हो जाएगा। चूँकि 2 बाएं पक्ष में x के साथ गुणा में था, इसलिए दाएं पक्ष में जाने के बाद वह भाग हो जाएगा। पक्षांतरण की यह रीति है कि कोई चीज़ अगर बाईं तरफ धन में है तो पक्षांतरण करने पर दाएं तरफ जा कर के ऋण में हो जाएगा। यदि बाईं ओर ऋण में है तो दाईं तरफ पक्षांतरण करने पर धन चिन्ह हो जाएगा, और यदि बाईं ओर गुणा में है तो दाईं ओर जाने पर भाग, और यदि बाईं ओर भाग में है तो दाईं ओर जाने पर वह गुणा का रूप धारण कर लेगा। जैसे यहाँ 2x इजिकल टू 6, तो x बराबर 6/2, यानी x बराबर ये 2 का 3 बार पहाड़ा पढ़ा, 2 तिया 6 कट करके x बराबर 3 प्राप्त हुआ, और इस प्रकार हमें एक चर का मान प्राप्त हो गया। अब बच्चों, यहाँ डॉक्टर साहब ने जैसा बताया, ये पक्षांतर अच्छी तरीके से समझ लीजिए। बाएं पक्ष से अगर कोई चीज़ दाएं पक्ष में जाती है और वह बाएं पक्ष में अगर धन की है तो दाएं पक्ष में जाते ही ऋण की हो जाती है। अगर बाएं पक्ष में अगर वो ऋण की है तो दाएं पक्ष में जाकर धन की हो जाती है। अगर वह गुणा की है दाएं पक्ष में तो बाएं पक्ष में जाकर भाग की हो जाती है, और अगर वह दाएं पक्ष में भाग की है तो बाएं पक्ष में गुणा की हो जाती है। मतलब उसका उल्टा हो जाता है। धन का ऋण, ऋण का धन, गुणा का भाग और भाग का गुणा हो जाता है। ये बात अगर आप ध्यान रखेंगे तो पक्षांतर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अब डॉक्टर साहब प्रतिस्थापन विधि से आगे बताएंगे। अब ये x का मान जो हमने 3 प्राप्त किया था y को विलोपित करके, उस x के मान को अब हम समीकरण 1 में पुनर्स्थापित करते हैं, प्रतिस्थापित करते हैं। देखिए समीकरण 1 क्या था, x धन y बराबर 5। इसमें x के स्थान पर 3 रखा क्योंकि x का मान 3 प्राप्त हो चुका है। 3 धन y बराबर 5, और जैसा कि मैंने बताया कि अब ये जो 3 बाईं ओर प्लस में है, इसको दाईं ओर पक्षांतरण करेंगे तो वो उस तरफ जा कर के माइनस में हो जाएगा, ऋण में हो जाएगा। अर्थात y बराबर आया 5 ऋण 3, यानी y बराबर 2, और इस प्रकार से परिणाम प्राप्त हुआ
x बराबर 3 तथा y बराबर 2। यदि x और y के इन मानों को दिए गए समीकरण में अगर हम स्थापित करें तो समीकरण का बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों समतुल्य हो जाना चाहिए। यही उत्तर की प्रामाणिकता की जांच है। इससे स्पष्ट होता है कि हमने जो चरों का मान ज्ञात किया है वह बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर y का मान कितना आया डॉक्टर साहब? 2 और x का मान 3। तो देखिए पहले समीकरण में x धन y जोड़ रहे हैं तो 3 और 2 जोड़ करके कितना हो गया? 5। वही पहला समीकरण है x धन y बराबर 5। दूसरा समीकरण है x ऋण y बराबर 1। x का मान 3 है, y का मान 2 है। 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 1। अर्थात आपका जो उत्तर हैं उन्होंने दोनों समीकरण संतुष्ट कर दिए हैं, इसलिए आपके जो उत्तर हैं वो बिल्कुल सही है। जी सर। अब हम बच्चों देखें एक दूसरा उदाहरण लें जो पहले वाले उदाहरण से थोड़ा सा कठिन होगा। पहला प्रश्न बहुत ही सरल प्रश्न हमने चुना था, पाठ्यपुस्तक में ये प्रश्न नहीं है, किंतु समझने की दृष्टि से, सरलता की दृष्टि से ये प्रश्न पहला हमने समझाया है। दूसरा प्रश्न देखिए, ये भी अत्यंत सरल प्रश्न है। समीकरण देखें 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। दूसरा समीकरण 2x प्लस y इज इक्वल टू 5। अब इन्हें हल करना है और विलोपन विधि से हल करना है। इन्हें विलोपन विधि से हल करना है। विलोपन विधि जैसा कि हमें इसमें एक पद को छुपाना होता है, एक पद को विलुप्त करना होता है। आइए हम देखें कि यहाँ पर किस पद को विलुप्त करना आसान है। बच्चों आप देख रहे हैं कि समीकरण 1 और 2 में x के गुणांक ऊपर नीचे समान है, यानी दोनों जगह 2 है। यदि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को आप घटाएं तो जैसा कि आपको बताया था पूर्व की कक्षा में कि घटाने पर घटने वाली संख्या का चिन्ह सदैव बदल जाता है। इसलिए देखिए यदि समीकरण 1 में से 2 को आप घटाते हैं तो पहला समीकरण तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 7 वैसे के वैसे ही रहेगा, परंतु दूसरा जो समीकरण है उसके सभी के चिन्ह बदल जाएंगे। अर्थात 2x प्लस का है तो वह माइनस का हो गया, y भी प्लस का है वह भी घटने पर माइनस का हो गया, 5 भी प्लस का है वो भी घटने पर माइनस का हो गया। और इस तरह से 2x और 2x प्लस और माइनस का अलग अलग चिन्ह होने के कारण ये 2x से 2x कैंसिल हो गए और बचा 3y प्लस का तथा y माइनस का। अतः इनका मान क्या होगा? 3y में से 1y घटाने पर प्लस का 2y बचेगा और दाईं ओर यदि हम 7 में से 5 को घटाएंगे तो बराबर 2 बचेगा। इस तरह से 2y बराबर 2 तथा y बराबर 2/2 यानी 2 से 2 कटकर y का मान 1 प्राप्त होगा। इस प्रकार हमने एक चर का मान ज्ञात कर लिया विलोपन विधि से। अब यदि हम इस चर का मान को समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करें तो कैसा आएगा? 2x प्लस 3y था, y की जगह हमने 1 रखा। 3y का अर्थ है 3 इंटू y अर्थात 3 गुणा 1 बराबर 7। अतः 2x इज इक्वल टू 7 यानी 7 में से ये 3 एकम 3 दाईं ओर जाएगा तो ये ऋण हो गया, अर्थात 2x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 4/2 यानी 4/2 बराबर 2 अर्थात x इज इक्वल टू 2 प्राप्त हो गया। इस प्रकार से हमने ये दो चरों वाले रैखिक समीकरण को एक हल किया जो पहले उदाहरण की तुलना में थोड़ा क्लिष्ट था। यहाँ पर x का मान 2 आया और y का मान 1 आया। अब आप चाहें तो अपने दोनों समीकरण में x और y के मान रख के देख लीजिए, आपका दायां पक्ष y पक्ष के बराबर निकलेगा और चूंकि दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे इसलिए उत्तर आपका सही है। बच्चों अब हम देखें, एक हम दूसरा समीकरण हल करें। ये आपके पाठ्य पुस्तक प्रश्नावली 1.1.2 के प्रश्न क्रमांक 7 है। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और परीक्षाओं में इसे बहुधा पूछा गया है। इस प्रश्न को सावधानी पूर्वक अच्छी तरह से समझें। समीकरण है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 19 यानी 19।
दूसरा समीकरण है 3y माइनस 7x इजिकल टू -1। सर देखिए इस समीकरण में जी कुछ अंतर अलग दिखाई दे रहा है, जी कुछ हाँ। भिन्नता है दूसरे समीकरण बिल्कुल। से। हाँ इसमें x चर के नीचे x चर नहीं आया है, जी इसलिए हमें क्या करना होगा, इसको पुनर्व्यवस्थित करना होगा। हाँ, उसको एक व्यवस्था में सबसे पहले बना लीजिए जिससे x के नीचे x और सर। y के नीचे y आ जाए। अब 3y माइनस 7x है, हाँ। यदि मैं इसको -7x प्लस 3y लिख दूं तो इससे तो कोई अंतर नहीं आएगा, हाँ, कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि चिन्ह वही रहना चाहिए जी क्योंकि पक्षांतर नहीं हो रहा है। जी सर, इसलिए जो चिन्ह अभी हैं उन अज्ञात राशियों के चिन्ह वही रहने चाहिए। अगर पक्षांतर होता तो चिन्ह बदल जाते। जी सर। तो बच्चों अब यहाँ पर क्या होता है, बहुत गलतियाँ ऐसी होती है कि जब हम x के नीचे x रखना होता है, y के नीचे y रखना होता है, तो हम सोचते हैं कि जगह बदलने से अब चिन्ह भी बदल जानी चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है। जगह बदलने से चिन्ह नहीं बदलता, योग क्रिया में जगह बदलने से चिन्ह नहीं बदलता है, इसे क्रम विनिमय नियम कहते हैं। सिर्फ हम स्थान परिवर्तन कर रहे हैं। जब पक्षांतरण होता है, जब साइड बदलते हैं, जब बाएं पक्ष से कोई चीज़ दाएं पक्ष में जाती है, तब उसका चिन्ह बदलता है। इसलिए यहाँ पर जो -7x था उसे हम वैसे के वैसे ही -7x को पहले और +3y को बाद में रखा और इजिकल टू में जो -1 है वो वैसे के वैसे ही रहेगा। बच्चों यहाँ पर ध्यान रखिए कि बराबर के एक तरफ से जिधर वो x था उधर ही रखा है हमने, इसलिए चिन्ह नहीं बदला। अगर बराबर के एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाते तो चिन्ह निश्चित रूप से बदल जाता। चूंकि हमने बराबर के जिस तरफ पहले x था उसी तरफ रखा है, इसलिए यहाँ पर चिन्ह नहीं बदलेगा। ये बात आप ध्यान रखिए। तो बच्चों देखो, हमने यहाँ पर अभी सिर्फ पदों को पुनर्स्थापित किया है, पुनर्व्यवस्थित किया है। अर्थात पहला समीकरण 3x माइनस 5y इजिकल टू 19 और दूसरा समीकरण जो कि 3y माइनस 7x था उसको मैंने -7x प्लस 3y इजिकल टू -1 ले लिया। अब दूसरी चीज़ ये है कि जब हम अब विलोपित करना चाहते हैं किसी एक पद को, तो विलोपित करने के लिए जिस पद को भी विलोपित करना चाहते हैं उसका गुणांक बराबर होना चाहिए। ऊपर नीचे दोनों जगह एक जैसे गुणांक हों, हाँ, तभी वो विलोपित हो सकते हैं। और गुणांक मतलब चर का गुणांक, हाँ जी, जिसका चर के साथ गुणा हो रहा है। जैसे पहले समीकरण में x का गुणांक 3 है और दूसरे समीकरण में अब x का गुणांक -7 हो गया। अगर हम इन पदों को जोड़ते हैं तो न x कटेगा न y कटेगा। हाँ। यदि हम पहले समीकरण में से दूसरे समीकरण को घटाते हैं तो भी न x कटेगा न y कटेगा, तो विलोपन होगा ही नहीं। तो विलोपन नहीं होगा। और दोनों समीकरण जो है घटाने या जोड़ने से पहले ही जैसा प्राप्त हो जाएंगे। जी, इसलिए पहले विलोपित करने के लिए चरों का गुणांक समान करना यहाँ होगा, बराबर कर लेना होगा। और इसके लिए जैसे जैसे बच्चे आगे की कक्षाओं में बढ़ेंगे या ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करेंगे, उन्हें गुणांक बराबर करने की बहुत सी विधियाँ आ जाएगी। परंतु प्रारंभ में एक सबसे सरल विधि ये है बच्चों कि नीचे वाले समीकरण में देखिए, बदले हुए समीकरण को मैंने 3 और 4 क्रमांक दे दिया है सरलता की दृष्टि से। तो आप देखिए, अब हमें समीकरण 3 और 4 को हल करके और एक पद को विलोपित करना है। इसके लिए अब सरलता की दृष्टि से ये होता है कि जो समीकरण 4 में x का गुणांक है जी, उससे बच्चे समीकरण 3 के दोनों पक्षों में गुणा कर दें, जी, अगर x का गुणांक बराबर करना चाहते हो तो। हाँ। और समीकरण 3 में जो x का गुणांक है उससे समीकरण 4 के दोनों पक्षों में गुणा कर दें, तो इससे x के गुणांक बराबर हो जाएंगे। इसको इस तरीके से लिख दें कि समीकरण 1 में हम -7 का गुणा करना चाहते हैं, चिन्ह छोड़कर। चिन्ह छोड़ दीजिए, चिन्ह की जरूरत नहीं है यहाँ पर लेने की। तो 7 से समीकरण 3 को गुणा कर दीजिए दोनों पक्षों में, और समीकरण 4 को दोनों पक्षों में 3 से गुणा कर दीजिए। हाँ। इस प्रकार ऐसा करने से जो अगला समीकरण प्राप्त हुआ वो देखिए, 7 या 21x माइनस 7 पंजे 35y बराबर 19 में 7 का गुणा करेंगे तो 133 प्राप्त होगा। यहाँ पर दोनों तरफ गुणा करना जरूरी होगा। हाँ, गुणा तो जब समीकरण में गुणा करने का कहा जाता है तो दाएं पक्ष और बाएं पक्ष दोनों में गुणा करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप केवल बाएं पक्ष में गुणा कर लें। अगर बाएं पक्ष में ही आपने गुणा कर लिया तो समीकरण गलत हो जाएगा। ये वैसे ही हो गया ना सर, जैसे कि
तुला है। हाँ। अब तुले में अगर एक तरफ बाट चढ़ाया हाँ। और दूसरी तरफ भी अगर उतना ही वस्तु नहीं रखें तो तुला की जो डंडी है वो एक और झुक जाएगी। झुक जाएगी, वो तो संतुलन बिगड़ जाएगा। हाँ। अगर आपको कुछ करना है तो दोनों तरफ एक जैसा करेंगे तभी काम चलेगा। तो इसीलिए गुणा करना है तो समीकरण के दोनों पक्षों में समान रूप से गुणा करना पड़ेगा। तो समीकरण को संतुलित बनाए रखने के लिए समीकरण के मान में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, केवल उसकी हम विलोपन के लिए हम पदों को x के चर के गुणांक बराबर करना चाहते हैं, इसलिए हमें क्या करना होगा, समीकरण के दोनों पक्षों में गुणा किया। तो ये 21x माइनस 35y इज इक्वल टू 133 ये समीकरण प्राप्त हुआ। और दूसरा समीकरण आया माइनस का 21x प्लस का 9y इज इक्वल टू -3। बच्चों आप एक चीज़ समझ लीजिए कि जिस पद को विलोपित करना चाहते हैं, जिस चर को विलोपित करना चाहते हैं, यदि उस चर का गुणांक बराबर है और यदि ऊपर वाले समीकरण में और नीचे वाले समीकरण में, दोनों समीकरण में पहले से ही अगर चिन्ह विपरीत हों तो उन्हें जोड़ा करें, क्योंकि जोड़ने से वो सीधे कट जाएंगे। यदि आपने उन्हें घटाया तो घटाने पर चूंकि चिन्ह बदलता है और इसलिए पहले से ही विपरीत चिन्ह है, और आपने अगर घटाया तो फिर चिन्ह बदल करके समान हो जाएंगे और तो फिर वो नहीं कटेंगे और विलोपन नहीं होगा। विलोपन नहीं होगा। तो बच्चों ध्यान रखिए कि अगर विलोपन के समय दोनों समीकरणों में जो समान गुणांक हैं अगर एक ही चिन्ह के हैं तो उन्हें घटाइए, और अगर विपरीत चिन्ह के हैं तो उन्हें जोड़िए। तो जैसा कि अब यहाँ देख रहे हैं कि 21x ऊपर प्लस का है और नीचे 21x माइनस का है। अगर हम इन्हें घटाएं तो ये प्लस का 21x हो जाएगा जो विलोपित नहीं होगा, इसलिए हम इन्हें जोड़ने पर, बाईं ओर मैंने लिखा है जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलता है, इसलिए ये 21x से 21x कट गया और माइनस का 35y और प्लस का 9y बचा। जैसा कि इंटीजर्स में बताया गया था कि दो विपरीत चिन्ह वाले पद हों तो उन्हें अंतर उनका कर लें, उनका अंतर निकाल लें, और जो बड़ी संख्या से पहले चिन्ह है वो चिन्ह लगा दें। तो यहाँ माइनस का 35y है, प्लस का 9y है, इसलिए 35 में से 9 घटाइए, 26y बचा, और 35y से पहले माइनस का चिन्ह है इसलिए माइनस का चिन्ह लगाइए, अर्थात माइनस का 26y हुआ। और इसी तरह दाईं तरफ 133 प्लस का है, 3 माइनस का है, इसलिए इनका अंतर 130 आया, और चूंकि बड़ी संख्या से पहले प्लस का निशान है इसलिए अंतर में भी प्लस का निशान लगेगा, अर्थात माइनस का 26y इज इक्वल टू 130, माइनस का 26y बराबर 130। और अब हम y के मान ज्ञात करने के लिए y के गुणांक अर्थात -26 को दाईं ओर पक्षांतरण कर देते हैं। तो दाईं ओर जाकर के 130 बटा -26, जिसे कि काटने पर -5 प्राप्त होगा, और इस तरीके से एक चर का मान y का मान ज्ञात हो गया, y इज इक्वल टू -5। देखिए बच्चों यहाँ पर 1 से 30 में -26 का भाग दिया है। 1 से 30 धन का है, 26 ऋण का है। भाग देने पर धन में ऋण का भाग देंगे तो ऋण का आया, इसलिए y का मान ऋण 5 आया। अब इस y के मान को, y का मान ज्ञात होने के बाद अब इस y के मान को हम समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 क्या था? y के मान को हम यहाँ पर बच्चों बता देना चाहते हैं कि आप समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, जहाँ भी चाहें y का मान प्रतिस्थापित करके, और अब दूसरे समीकरण, दूसरा जो चर होगा उसका मान प्राप्त कर लेंगे। तो y का मान समीकरण 1 में रखा। समीकरण 1 था 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 19। y का मान चूंकि -5 प्राप्त हुआ है इसलिए 3x माइनस 5 और 5y का अर्थ है 5 इंटू वाई, अर्थात y का मान ब्रैकेट में माइनस का 5 रखा क्योंकि माइनस का प्राप्त हुआ था मान, y का मान बराबर 19, और 3x और माइनस का अब माइनस चिन्ह से गुणा कीजिए, चूँकि -5 बाहर है, ब्रैकेट के अंदर -5 है, इनके बीच में कोई अन्य निशान नहीं होने का अर्थ है यहाँ गुणा का निशान है, इसलिए पहले हम चिन्हों का गुणा करेंगे। तो माइनस और माइनस का गुणा प्लस हो गया, अर्थात ऋण और ऋण धन हो गए, और 5 में 5 का गुणा करने से 25। इस प्रकार 3x प्लस 25 इज इक्वल टू 19। और अब हम 25 को
दाईं ओर पक्षांतरण करेंगे। पक्षांतरण की रीति एक बार पुनः कि जो चीज़ पहले प्लस में या माइनस में होगी पहले हम उसे पक्षांतरण करेंगे, फिर गुणा और भाग में जो चर होते हैं उनका पक्षांतरण किया जाता है। तो 25 पहले प्लस में है, इसलिए इसको दाईं ओर पक्षांतरण करने पर 19 माइनस 25 अर्थात 3x इजिकल टू 19 और माइनस 25 अंतर 6 आया। बड़ी संख्या से पहले माइनस का निशान है इसलिए माइनस 6 हुआ और x इजिकल टू -6/3 यानी x इजिकल टू -2 प्राप्त हुआ। इस प्रकार x इजिकल टू -2 तथा y इजिकल टू -5 इस समीकरण के हल प्राप्त हुए। डॉक्टर साहब, आपने अभी बहुत अच्छी तरीके से ये समीकरण बताया और ऐसा समीकरण बताया जिसमें x और y के दोनों गुणांक अलग अलग थे जी सर। और उस तरीके से किस तरीके से इनका विलोपन करना था उस तरीके से आपने बताया। विलोपन विधि से बच्चे हमारे x और y का मान निकालना सीख गए होंगे। एक छोटा सा प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहा है जी सर। वो उसका उत्तर मैं आपसे चाहूँगा जी सर। कि समता के एक ओर कुछ राशियाँ, समता के दूसरी ओर कुछ राशियाँ, इन दोनों से मिलकर एक समीकरण बनता है। जी। एक शब्द और आता है कभी कभी, सर्वसमिका। जी सर। तो सर्वसमिका और समीकरण क्या एक ही चीज है या इनमें कुछ अंतर है? जी हाँ सर, ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा सर आपने। समीकरण और सर्वसमिका में क्या भेद है? समीकरण और सर्वसमिका, जब बच्चे त्रिकोणमिति पढ़ेंगे तब इस प्रश्न का उत्तर उन्हें और अधिक स्पष्ट होगा। सर्वसमिका और समीकरण में थोड़ा अंतर है। दरअसल सर्वसमिका भी एक समीकरण ही होता है, लेकिन सर्वसमिका एक चर या एक से अधिक चरों वाला ऐसा समीकरण होता है जिसमें चर के प्रत्येक मान के लिए यह समीकरण का दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर होता है, अर्थात चर का प्रत्येक मान जिस समीकरण को संतुष्ट करे वह समीकरण सर्वसमिका कहलाती है। हाँ बिल्कुल ठीक डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छा समझाया। क्या एक उदाहरण देंगे इसका जो समीकरण सर्वसमिका हो? जी सर। हाँ। जैसे देखिए एक उदाहरण है, त्रिकोणमिति बच्चे कक्षा 9वीं में पढ़े होंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1, यह एक सर्वसमिका। जी। यह सर्वसमिका इसलिए है, यह समीकरण भी कहा जा सकता है इसे जी। लेकिन ये एक ऐसा समीकरण है कि इस समीकरण में एक ही चर है और वो है केवल थीटा। जी। थीटा एक चर है। हाँ। अब यदि हम यहाँ थीटा के जगह पर 0 डिग्री रख दें तो साइन स्क्वायर 0 और कॉस स्क्वायर 0 का मान भी 1 होगा। यदि हम यहाँ थीटा के जगह 30 डिग्री रख दें तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री और कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का मान भी 1 होगा। यदि हम थीटा के जगह यहाँ 60 डिग्री रख दें तो साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60, इसका मान भी 1 होगा। इस तरीके से हम ये देखते हैं कि ये एक ऐसा समीकरण है जो थीटा के प्रत्येक मान के लिए ये प्रत्येक मान को संतुष्ट करता है, इसलिए ये सर्वसमिका हुआ। अब डॉक्टर साहब एक समीकरण लिख लीजिए। अब एक समीकरण x प्लस वाई बराबर 5। x प्लस वाई बराबर 5। अब ये क्या सर्वसमिका है? ये सर्वसमिका नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हम यहाँ x और y के कुछ निश्चित मानों के लिए ही यह समीकरण संतुष्ट होगा। जैसे कि x बराबर 3 y बराबर 2 या x और y के अन्य कोई ऐसे मान हो सकते हैं, परंतु 1 और 4 हो सकते 2 हैं, और 3 या 0 और 5 ये हो सकता है, इस तरीके के मान हो सकते लेकिन अगर x का मान 6 और y का मान 5 मान लें तो दोनों का पद बराबर नहीं होंगे। इसलिए ये समीकरण होगा, सर्वसमिका नहीं हो सकता। तो इस तरीके से ये